Welcome back to our YouTube channel MZ Stories. प्रमोद की आंखें सोनम की बात सुनकर खौफ से फट पड़ीं। वो चिल्लाने लगा, मगर सोनम उसी की तरफ बढ़ती जा रही थी और फिर उसने प्रमोद के होठों को जोर से चूमा और देखते ही देखते प्रमोद का पूरा शरीर सफेद होता चला गया। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु अपने फोन के अचानक से कट जाने पर सकते में आ गया था। उसने फोन लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फोन लगा नहीं। अभिमन्यु को अब शक होने लगा, आखिर कहाँ गया होगा ये? फोन क्यों नहीं उठा रहा? कैसे पता करूं? ऐसा तो नहीं कि प्रमोद किसी खतरे में है? अभिमन्यु तुरंत प्रमोद के घर जा पहुंचा। तब नौकर ने बताया कि प्रमोद तो काजल से मिलने गया था, पर उस नौकर के पास ना काजल का फोन नंबर था, ना ही एड्रेस। अब अभिमन्यु और भी ज्यादा परेशान हो गया। प्रमोद हमारे भाई से भी बढ़कर है। हमें उसकी गर्लफ्रेंड के गले के निशान के बारे में बता देना चाहिए था, जो हमने ताम्र पत्र पर नग्न लड़की की आकृति पर देखी थी। पर वो शायद बुरा मान जाता। अगर अब कुछ हो गया तो। उसने फिर से प्रमोद को फोन लगाया, लेकिन फोन नहीं लगा। फिर परेशान अभिमन्यु पैदल ही चलते हुए घाट के करीब पहुंच गया। तभी कुछ देखते ही उसके होश उड़ गए। सामने प्रमोद अघोरी के भेष में दो और अघोरियों के साथ बैठा हुआ था। अभिमन्यु के दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया। ये क्या देख रहे हैं हम? प्रमोद और अघोरी के भेष में? वो जल्दी से प्रमोद के पास पहुंचा और तभी उसकी नजर साथ में बैठे दो और अघोरियों पर पड़ी, तो उसके मुंह से चीख निकलते निकलते बची। ये दोनों अघोरी कोई और नहीं बल्कि कलंकिनी सोनम के शिकार थे। एक जिसकी लाश पहले मिली थी और दूसरा वो जिसके साथ मृत्यु शैया पर जबरदस्ती की गई थी और उसकी खबर न्यूज में आई थी। फिर भी अभिमन्यु ने खुद को संभालते हुए प्रमोद से पूछा, प्रमोद, ये सब क्या चल रहा है? तुम और अघोरी और ये लोग तो मर चुके थे ना? प्रमोद ने जैसे उसकी बातों पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। उसके मुंह से बस इतना निकला, हम नहीं जानते तुम कौन हो, पर इतना जान लो, मरते वक्त जिसे काम सुख की प्राप्ति हो गई, उसका संसार से विमुख हो जाना ही कलयुग की पूजा है। सबको यही नसीब होना है, अभी तो शुरुआत है। और फिर प्रमोद और वो दोनों अघोरी वहां से चले गए। अभिमन्यु ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर रोक नहीं पाया और बोला, ये ऐसे क्यों बर्ताव कर रहा है? कुछ तो है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा। अभिमन्यु ने इतना कहा था कि तभी उसके कान में किसी लड़की के गाने की आवाज सुनाई पड़ी, मेरा तुझसे है पहले का नाता कोई। ये आवाज वही थी जो अभिमन्यु ने प्रमोद के फोन पर सुनी थी। वो अपने चारों तरफ देखने लगा। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। अभिमन्यु चिल्लाया, हे सुनो, हमने तुम्हें देख लिया है, रुक जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। पर वो लड़की नहीं रुकी। अभिमन्यु उसका पीछा करने लगा। अचानक ही वो लड़की अपनी जगह पर रुक गई। उसका चेहरा दूसरी तरफ था। जैसे ही अभिमन्यु नजदीक गया तो अचानक ही वो पलटी। वो कोई और नहीं बल्कि कलंकिनी सोनम थी, जो फिलहाल अपने खूबसूरत अवतार में थी। उसने अभिमन्यु को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, शायद आपको हमारी नहीं किसी और की तलाश है। कहीं वो आपका दोस्त तो नहीं? ये सुनते ही अभिमन्यु चौंक पड़ा। कौन हो तुम और क्या किया है तुमने उसके साथ? जवाब में सोनम मुस्कुराते हुए बोली, वही जो हमारे जैसी काम भावना से आतुर लड़की प्रमोद जैसे हैंडसम लड़के के साथ करती है। हमको हर वो मर्द पसंद है जो हमको तृप्त कर सके। आपके दोस्त ने हमारे रोम रोम को आनंद से भर दिया, भरपूर आनंद। समझ रहे हैं ना आप? लेकिन अभिमन्यु ने उसकी बात बीच में ही काट दी। इतना आनंद कि तुमने उसकी ऐसी हालत कर दी। ये तो अपने अपने नजरिए का अंतर है ना। हमने तो उसको मुक्ति दे दी है, उसको हमने कलयुग के स्वर्ग में पहुंचा दिया है। अभिमन्यु का ध्यान सोनम के शब्दों पर पड़ा। वो हैरानी से बोल पड़ा, कलयुग? तुम कहीं सोनम? सोनम ने हंसते हुए उसके शब्दों को पूरा किया। हाँ, हम ही हैं कलंकिनी सोनम,
जिसका खौफ सोनम बेवफा के नाम से शहर में फैल चुका है। कलयुग को लाने के लिए तुम्हारे दोस्त ने बड़ी कुर्बानी दी है। उसकी बातें सुनकर अभिमन्यु की आंखें भर आईं। लेकिन अगले ही पल जब उसने नजर उठाकर देखा तो सोनम वहां से गायब थी। फिर उसे सोनम की आवाज में वही गाना सुनाई दिया, मेरा तुझसे है पहले का नाता कोई। कुछ ही दूर पर उसे सोनम जाती हुई दिखाई दी। अभिमन्यु उसका पीछा करने लगा। कभी वो नजरों से ओझल हो जाती तो कभी फिर से दिखती, लेकिन वो जहां जहां से भी गुजरती उसके सामने की दीवारों पर कुछ आकृतियां अपने आप बनती जाती। एक आकृति में सोनम एक मृत्यु शैया पर एक लड़के के साथ नग्न लेटी थी। दूसरे में एक बेड पर प्रमोद के साथ सोनम काम क्रिया में लिप्त थी और तीसरे में भी सोनम किसी और मर्द के साथ उसी मुद्रा में थी। ये तीनों चित्र उसकी तीनों आहुतियों को दर्शा रहे थे। लेकिन अभिमन्यु ने कलंकिनी का पीछा करना नहीं छोड़ा। करीब आधे घंटे की आंख मिचौली के बाद वो लड़की गायब हो गई। लेकिन अभिमन्यु ने जब सामने देखा तो वो सिंघानिया मैंशन के सामने खड़ा था। ये वही सिंघानिया मैंशन था जिसका वो वारिस था। इसी शहर में रहते हुए जिस अतीत से भागकर वो आज तक जी रहा था, वो अतीत उसके सामने था। पलक झपकते ही उसकी आंखों में एक डर नजर आने लगा और वो घबराते हुए बोला, नहीं, हम यहाँ कैसे आए? हम अपने उस राज के करीब नहीं जा सकते। हमें यहाँ से जाना होगा। ये कहकर अभिमन्यु अपनी जगह से मुड़ा ही था कि तभी घर का दरवाजा खुला और सामने एक औरत को खड़ा देखकर अभिमन्यु के दिल में टीस सी उठी, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ थी। अपने मन में चल रहे ढेरों सवालों को अभिमन्यु पार कर पाता उससे पहले ही उसकी माँ मुस्कुराते हुए सामने आकर बोली, हमें पता था तुम आओगे बेटा। अब वापस जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तुम्हें इस घर में आना ही होगा। अभिमन्यु ने उनकी बात को इग्नोर किया, फिर वापस मुड़ते हुए बोला, माँ, अगर हम यहाँ रुके तो खुद को संभाल नहीं पाएंगे। हमें आज भी कोई जवाब नहीं चाहिए। उस राज को राज बनाकर ही रखिए। हमें माफ कीजिए। इतना कहकर अभिमन्यु हाथ जोड़कर वहां से जाने लगा तो उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आज तुम वापस कहीं नहीं जाओगे अभिमन्यु। बहुत कोशिश करके हम तुम्हें घर की चौखट तक ला पाए हैं। तुम्हें अंदर आना ही होगा। ये कहकर अभिमन्यु की माँ उसे सिंघानिया मैंशन के अंदर ले गईं। अभिमन्यु ना चाहते हुए भी उनके साथ अंदर चला गया। लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचा उसने देखा कि उसके पिता यशवंत सिंघानिया भी वहां मौजूद थे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि घर के बीचों बीच एक हवन कुंड की अग्नि जल रही थी। अभिमन्यु कुछ समझ पाता कि एकदम से घर के बाहर से कोई जोर का शोर सुनाई देने लगा। अभिमन्यु ने दौड़कर घर की खिड़की से उधर देखा तो वहां पर कलंकिनी सोनम अघोरियों और भैरवियों के साथ सिंघानिया मैंशन के अंदर बढ़ रही थी। उसने दहाड़ते हुए कहा, बंद करो ये सब। ये जो तुम करने जा रहे हो इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना होगा। काम की अग्नि इस शहर से बढ़कर पूरे दुनिया को अपने आगोश में ले लेगी। सारी नारियां एक एक करके चरित्रहीन हो जाएंगी। काम भावना किसी महामारी की तरह हर औरत को अपने लपेटे में ले लेगी। पूरी दुनिया मरघट बन जाएगी और उससे आरंभ होगा कलयुग के आखिरी चरण का। अभिमन्यु ये सुनकर घबरा गया, पर तभी उसके पिता एकदम से उसके पास आए और उसे हवन कुंड की ओर ले जाने लगे। अभिमन्यु के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। वो जोर से बोलने लगा, ये हवन, ये पंडित, ये सब क्या हो रहा है? उसके सवाल का किसी ने जवाब नहीं दिया। तभी उसके पापा ने एक आदमी को कुछ इशारा किया और वो दूसरे ही पल एक शेरवानी लेकर अभिमन्यु के पास पहुंचा। इसी के साथ तभी उसकी माँ भी एक घूंघट ओढ़े औरत को, जो कि दुल्हन के जोड़े में थी, उसे वहां लेकर आई और पंडित जी से बोली, पंडित जी, आप मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए। अभिमन्यु का जैसे सर ही चकरा गया था कि तभी कलंकिनी सोनम चिल्लाते हुए बोली, बंद करो ये शादी। कलंकिनी सोनम ने लाख कोशिश की, पर वो हवन कुंड की पवित्र अग्नि के पास नहीं बढ़ पाई। वो गुस्से में जोर से चिल्लाई। अभिमन्यु को उसकी बात का एहसास हुआ कि वो हवन कुंड असल में उसकी शादी के लिए था और वो खुद दूल्हा था। शादी? किसकी शादी? ये सब क्या हो रहा है?
कि तभी उसकी माँ शकुंतला सिंघानिया बोली, जो कुछ भी हो रहा है उन सबके जवाब तुम्हें मिलेंगे, लेकिन पहले तुमको ये शादी करनी होगी बेटा। मगर अभिमन्यु को चैन कहाँ था। वो फिर से जोर से चिल्लाया, पर हम तो शादीशुदा है ना। लेकिन अभिमन्यु की माँ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो उसके बेहद करीब आकर बोली, किस शादी की बात कर रहे हो तुम? संजना से तुम्हारा तलाक तो पक्का हो चुका है। ये सुनते ही अभिमन्यु शॉक्ड सा होकर अपनी माँ का चेहरा देखने लगा। तलाक? कौन सा तलाक? और ये मंडप में बैठी लड़की आखिर है कौन? अभिमन्यु की बात सुनकर उसकी माँ बोली, पहले शादी कर लो, इसका चेहरा हम तुम्हें अभी नहीं दिखा सकते। अभिमन्यु को शक होने लगा। वो अपनी बात पे अड़ा रहा कि तभी एकाएक दुल्हन के जोड़े में बैठी लड़की ने अपने सर से घूंघट हटाते हुए कहा, अब इतना भी क्या छुपाना, चेहरा ही तो देखना चाहते हैं अभिमन्यु जी, ये लीजिए। अभिमन्यु ने उस ओर देखा तो वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रमोना ही थी। अभिमन्यु चीख उठा, रमोना तुम यहाँ? लेकिन रमोना ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अभिमन्यु कुछ कहता इससे पहले ही एकदम से रमोना भागते हुए अभिमन्यु के पास आई। अभिमन्यु, आपको तुरंत हमसे शादी करनी होगी। लेकिन अभिमन्यु ने तुरंत उसका हाथ झटक दिया। तुम बहुत भरमा चुकी हमको। क्या हमारे घर वाले जानते हैं कि तुमने हमसे क्या झूठ बोला था? नहीं करेंगे हम शादी। लेकिन उन्होंने उसकी एक ना सुनी। अभिमन्यु के पिता ने अभिमन्यु को वापस पकड़कर वहां बैठाया और पंडित से बोले, पंडित जी जल्दी से मंत्र पढ़िए, ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इधर पंडित एक के बाद एक मंत्र पढ़ने लगा। उधर अभिमन्यु अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगा और रमोना ने ये देखकर खुद ही मंडप में पड़ा सिंदूर उठाया और अभिमन्यु का हाथ पकड़कर अपनी मांग में सिंदूर भरवाते हुए बोली, शादी मुबारक अभिमन्यु। और ये कहकर वो अभिमन्यु को एक कमरे में ले गई और उसके सामने अपनी साड़ी उतारने लगी। अभिमन्यु बोला, ये तुम क्या कर रही हो? ये सुन के रमोना बोली, शादी कर लिए, सुहागरात नहीं मनाओगे? सुहागरात और तुमसे? अभिमन्यु ने रमोना को पीछे धकेल दिया। रमोना अभिमन्यु के पास आई और धीरे से बोली, क्यों? उस रात तो बड़े मजे से होटल में सो गए थे हमारे साथ। अभिमन्यु ये सुनकर चौंक पड़ा। क्या? तो उस रात होटल में तुम थी और वो मैसेज तुमने बाथरूम के शीशे पर लिखा था? लेकिन रमोना ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने जाकर दरवाजे की कुंडी लगा दी। इन सब का वक्त नहीं है हमारे पास, हमको जल्दी से सुहाग। इन सब का वक्त नहीं है हमारे पास, हमें जल्दी से सुहागरात मनाना होगा। ये कहते हुए रमोना ने अभिमन्यु को बिस्तर पर गिरा दिया और एक एक करके अभिमन्यु के कपड़े उतारने लगी। लेकिन तभी अभिमन्यु के दिमाग में संजना का ख्याल आया। उसने झट से रमोना को अपने से दूर झटका और खिसियाते हुए बोला, बिल्कुल बौरा गई हो तुम, तुम्हें समझ है कि नहीं? जबरदस्ती सुहागरात नहीं मनाया जाता है, जबरदस्ती को बलात्कार कहते हैं, बलात्कार। ये कहकर अभिमन्यु अपने शर्ट के खुले बटन बंद करने लगा। लेकिन रमोना ने अभिमन्यु की कही बात का कोई बुरा नहीं माना, बल्कि उसे अपनी ओर खींचते हुए लुभावने अंदाज में बोली, तो फिर किस तरह मनाते हैं सुहागरात, जरा हमें भी तो सिखाइए। रमोना ने ये कहते हुए अपने पहने हुए कपड़े आहिस्ता से बदन से खिसका दिए और आंखों में प्यार की भूख लिए अभिमन्यु की गर्दन को चूमना शुरू कर दिया। अभिमन्यु भी कमरे में घुल रही मोहब्बत की हवा में खोने लगा ही था कि उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रमोना को अपने से दूर धकेलते हुए बोला, रमोना, ना तो तुम होश में हो और ना ही तुम्हारा शरीर, हमसे दूर रहो और आइंदा हमसे ऐसा मजाक मत करना। रमोना को धक्का देकर अभिमन्यु कमरे से बाहर निकला ही था कि उसकी नजर बाहर खड़ी कलंकिनी सोनम, अघोरियों और भैरवियों की सेना पर पड़ी। अभिमन्यु के अस्त व्यस्त कपड़ों को देखकर कलंकिनी सोनम ने गुर्राते हुए ललकारा, अनर्थ किया है तुम लोगों ने, इसकी बहुत कठोर सजा मिलेगी, जिससे ना तुम बच पाओगे और ना तुम्हें बचाने वाले। आगंतु प्रत्यागंतु भवति, अर्थात जाना सिर्फ लौट आने का ही मार्ग है और हम लौटेंगे सिर्फ तुम्हें नष्ट करने के लिए। इतना कहकर कलंकिनी सोनम और उसकी सेना वहां से कुछ ही पलों में ओझल हो गई। अभिमन्यु अपनी माँ के पास आकर बोला, ये सब क्या हो रहा है माँ? एक शादीशुदा आदमी की शादी करा दी। अभिमन्यु की माँ ने एक नजर अभिमन्यु के पिता पर की
और फिर अभिमन्यु पर करते हुए कहा, जो भी हुआ तुम्हारे भले के लिए हुआ है। हम तुम्हें अभी इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकते। किसी के बसे बसाए घर को उजाड़ने को आप भलाई कहती हैं? दूसरी शादी भलाई नहीं, पाप है माँ, कानून की नजर में भी और धर्म की नजर में भी। ये कहते हुए अभिमन्यु घर के बाहर जाने लगा। तभी अभिमन्यु के पिता बोल पड़े, इस चौखट को पार करने की गलती मत करना अभिमन्यु, नहीं तो। अभिमन्यु के तेजी से बढ़ रहे कदम रुक गए और वो अपने पिता की आंखों में झांकते हुए निराशा से बोला, नहीं तो क्या पिताजी, आप वही करेंगे ना जो आपने 5 साल पहले किया था। हम भूले नहीं हैं, एक एक पल याद है और यकीन मानिए हम आपको भी भूलने नहीं देंगे। ये कहते हुए अभिमन्यु घर की चौखट पार करते हुए चला गया। उसके जाते ही उसकी माँ ने अपने कलेजे को थामते हुए कहा, 5 साल पहले हुई भूल को तुम भुला क्यों नहीं देते अभिमन्यु। जहाँ एक तरफ सिंघानिया परिवार में काट खाने वाला सन्नाटा पसर गया, तो वहीं अभिमन्यु जब अपने घर पहुंचा तो उसने पाया कि उसके घर का दरवाजा पहले से खुला हुआ था, जिसे देखकर वो हैरानी से बोला, अरे ये घर का दरवाजा क्यों खुला है? ये संजना भी इतनी लापरवाही कैसे कर सकती है, जबकि जानती है कि आजकल कोई भी चोर उचक्का। ये बड़बड़ाते हुए अभिमन्यु घर के अंदर की ओर बढ़ा तो उसके कान में किसी के हंसने की आवाज गई। अभिमन्यु तुरंत चौकन्ना हो गया, ये सोचकर कि घर में कोई चोर होगा। वो घर में रखे कांच का एक वास हाथ में उठाकर दबे पांव बेडरूम में घुसा, मगर अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी संजना अपने ऑफिस कुलीग कबीर के साथ एक ही बिस्तर पर समाई हुई थी। उन दोनों के कपड़े फर्श पर बिखरे हुए थे और उन दोनों की सांसें कमरे में शोर कर रही थीं। दोनों एक दूसरे में ऐसे खोए हुए थे मानो उनके शरीर 2 से 1 बनने को उतारू हों। ये देखकर अभिमन्यु के हाथ से कांच का वास जमीन पर गिरकर बिखर गया और वो चीख पड़ा, संजना तुम इस कबीर के साथ, वो भी एक बिस्तर पर, छी। जैसे ही संजना ने अभिमन्यु की आवाज सुनी, उसने अपने आप को चादर से लपेटा और बेशर्मी से अभिमन्यु की आंखों में झांकते हुए बोली, हाउ डेयर यू, दरवाजा नॉक नहीं कर सकते थे? वैसे तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अंदर आने की? अभिमन्यु भी अब कहाँ चुप रहने वाला था। उसने मुट्ठी भींचते हुए कहा, कैसी बातें कर रही हो तुम? अब हम अपने ही घर में पूछ के आएंगे और तुम अब इतनी बेशर्म हो गई हो कि इस कबीर को अपने बेडरूम तक ले आई? तुम हमारी बीवी हो और। संजना ने उसकी बात काटते हुए जवाब दिया, बीवी माय फुट, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम इस आलीशान घर में रह सको, लेकिन मैंने तुम्हें अपने घर में आने की इजाजत दी और तुम 2 टके के इंसान मुझसे सवाल कर रहे हो। लिसन, मैं जिसके साथ जो करूं, जैसे करूं, ये मेरी बॉडी है, मेरी जिंदगी है, समझे? संजना की बात अभिमन्यु को अंदर तक तोड़ गई। वो कुछ बोलता उससे पहले ही बिस्तर पर इतराते हुए कबीर बोल पड़ा, संजना, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुमने इस अभिमन्यु जैसे आदमी से शादी कर कैसे ली। ना तो शक्ल है, ना बैंक बैलेंस। आई रियली डाउट कि ये बिस्तर पर भी कुछ। कबीर इतना कहकर जोर जोर से हंसते हुए बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। अभिमन्यु गुस्से में कबीर को देख रहा था। कबीर ने उसे देखते हुए कहा, देखो देखो, इनको गुस्सा आ रहा है। इतना सुनते ही अभिमन्यु ने गुस्से में कबीर को धक्का दिया। कबीर एक कोने में जा गिरा। हाउ डेयर यू, संजना जोर से चिल्लाई और उसने अपना हाथ अभिमन्यु पर उठा दिया, मगर इससे पहले कि वो हाथ अभिमन्यु को छू पाता, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया था। हैरान संजना ने पलटकर देखा तो पाया कि रमोना संजना का हाथ पकड़े खड़ी थी। वो तभी संजना के हाथ को मरोड़ते हुए बोली, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे पति पर हाथ उठाने की? हमारे पति औरतों की इज्जत करते हैं, लेकिन हमें आपके ऊपर हाथ उठाने में जरा भी संकोच नहीं होगा। ये कहते हुए रमोना ने संजना का हाथ झटक दिया। पति शब्द सुनते ही संजना चौंक गई। पति? वाह, हमारे सामने इसको पति कह रही हो? ये सुन के रमोना ने लिपस्टिक अपने बैग से निकाली और होठों पर फेरते हुए बड़ी कैजुअली कहा, शादी की है तो पति भी कहेंगे, करवा चौथ भी मनाएंगे और इनकी शक्ल देखकर व्रत भी तोड़ेंगे। और हाँ, अगली बार हमारे पति पर हाथ उठाना तो दूर, आंखें भी उठाई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर संजना के पसीने छूट गए। वो चिढ़ते हुए चीख पड़ी, तुम्हारी इतनी हिम्मत? गेट आउट! अभिमन्यु, अपनी फटीचर सी शक्ल और इस नमूने को लेकर अभी निकल जाओ हमारे घर से। दोनों को घर से निकालकर संजना ने घर का दरवाजा अभिमन्यु और रमोना के मुंह पर बंद कर दिया।
अभिमन्यु तेज कदमों से घर के बाहर निकल गया। रमोना भी उसके पीछे पीछे आते हुए बोली, कहाँ जा रही हो तुम? हमारी सौतन ने धोखा दिया है, हमने नहीं, और हम तुम्हें देंगे भी नहीं। चाहो तो मेरे खून से लिखा गारंटी पत्र ले लो। रमोना की बात सुनकर अभिमन्यु उखड़ गया और खिसियाते हुए बोला, किसने कहा था तुम्हें हमारे घर पर आने को? तुम्हारी वजह से संजना और गुस्सा हो गई। तुम हमारी बीवी नहीं हो। तुम अपने दिमाग में घुसा लो कि हम अपनी पत्नी संजना से बहुत प्रेम करते हैं और करते रहेंगे। ये कहते हुए अभिमन्यु वहाँ से जाने लगा तो रमोना उसके सामने आकर बोली, हम तो बस तुम्हारी मदद करना चाहते थे। हमें लगा तुम किसी... क्या लगा तुम्हें, हाँ? कि अभिमन्यु अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकता? अभिमन्यु तुम्हारे बिना भी अभिमन्यु था और तुम्हारे होने ना होने से उसे फर्क नहीं पड़ता, समझी? अभिमन्यु ने रमोना की बात बीच में ही काटते हुए कहा और फिर वहां से चला गया। उसे जाते देख रमोना अपनी चोटी पर हाथ फेरते हुए बोली, हम यक्षिणी हैं, यक्षिणी। आप भूल गए? 5 साल पहले हम आपकी सुरक्षा के लिए ही आए थे। इतना कहते ही अचानक से रमोना की आंखें किसी बल्ब की तरह चमकने लगीं। अभिमन्यु सुनसान सड़क पर बेमन से चला जा रहा था। वो चाहकर भी संजना और कबीर की नजदीकियों का वो दृश्य भुला नहीं पा रहा था। तभी अभिमन्यु की नजर सामने से आ रहे प्रमोद पर पड़ी। उसे देखकर वो हैरान हो गया और उसके पास पहुंचते हुए बोला, प्रमोद, कहाँ थे तुम? कब से ढूंढ रहे थे हम तुम्हें, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनते ही प्रमोद ने अपने चेहरे पर आ रहे पसीने को पोंछते हुए कहा, अरे मत पूछिए, इतनी मुसीबत से मैं अपनी जान बचाकर आया हूँ। चलिए मेरे साथ, आपको कुछ दिखाना था, आइए। अभिमन्यु प्रमोद से बहुत कुछ पूछना चाह रहा था मगर प्रमोद एक तरफ बढ़ने लगा। अभिमन्यु चिल्लाया, लेकिन प्रमोद कुछ बताओ तो, हम जा कहाँ रहे हैं? प्रमोद रुका नहीं, वो चलता रहा। बेमन अभिमन्यु भी उसके पीछे चल पड़ा। कुछ देर में अभिमन्यु ने खुद को एक कब्रिस्तान में पाया। वहां एक कब्र खुदी पड़ी थी और अभिमन्यु ने अंदर देखा। कब्र के अंदर एक लाश पड़ी थी। उसे देखकर अभिमन्यु बड़बड़ाते हुए कहने लगा, प्रमोद, ये किसकी लाश के पास लेकर आए हो तुम हमें? ये कहते हुए अभिमन्यु की आंखों ने जो देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कब्र के अंदर पड़ी लाश किसी और की नहीं बल्कि प्रमोद की थी। अभिमन्यु ने जब पीछे पलटकर प्रमोद की तरफ देखा तो पाया कि प्रमोद का कहीं भी अता पता नहीं था और वो कब्रिस्तान में अकेला था। वो डरकर वहां से भागा। वो बड़बड़ा रहा था, ये लाश अगर प्रमोद की है तो जिसके साथ हम यहाँ आए थे वो कौन था? अभिमन्यु जहाँ अपने सवालों में उलझा था, वहीं इन सबसे दूर चांडाल के एक कमरे में अलग ही मंजर था। कलंकिनी सोनम निर्वस्त्र हुए, अपने आप को लंबे बालों से छुपाए, आंखें बंद करके ध्यान में लीन थी। तभी वहां एक अघोरी चिलम फूंकते हुए बोला, वक्त अपने गति से तेज भाग रहा है और आज जो हुआ उससे हमारा आने वाला वक्त प्रभावित होगा। ये सुनते ही कलंकिनी सोनम ने अपनी आंखें खोल दी और पास में रखी कलयुग की किताब को खोलते हुए बोली, नहीं, कलयुग में अब देर नहीं होगी। इस बार ये मरेगा और हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। मगर इससे पहले कि इसको अपनी सच्चाई पता चले कि ये कौन है, हमें अपनी आहुतियों को बढ़ाना होगा। सोनम ने ये कहते हुए कलयुग की किताब में रखी अभिमन्यु की फोटो अघोरी के सामने फेंक दी। अघोरी अभिमन्यु की तस्वीर में चमक रही आंखों को देखकर बोला, इसका मतलब पहले 104 आहुतियां और आखिरी शिकार ये कहते ही अघोरी चिलम फूंकते हुए मुस्कुरा दिया। सोनम भी मुस्कुरा रही थी। जहां एक और कलंकिनी सोनम अभिमन्यु की जिंदगी में तूफान लाने वाली थी, वहीं इस मंजर से दूर बनारस के एक मोहल्ले लंका में एक छत पर 3 लड़कों रोहित, संदीप और चिंटू का ग्रुप जमा था। इन सब की उम्र 18 से 19 साल थी। तभी रोहित अपने हाथ में फोन पकड़े हुए चिंटू से बोला, देख भाई, हमने सामने रहने वाली भाभी की तस्वीर कितनी प्यारी खींची है। इनका बदन तो देख कितना खूबसूरत है, एकदम मलाई। भैया की तो लॉटरी लग गई। तभी चिंटू ने कहा, पर लॉटरी का मजा भैया ले थोड़ी पा रहे हैं, खुद सऊदिया कमाने निकल गए। बताओ ऐसा कौन करता है भला? और फिर चिंटू ने मोबाइल में खींची फोटो को जूम करना शुरू किया। ये देखकर संदीप बोल पड़ा, क्या कर रहे हो तुम लोग? ये सब गलत है। ये सुनकर रोहित बोल पड़ा, अरे इसमें गलत क्या है? ये कौन सी हमारी सगी भाभी है? वो मोहल्ले की भाभी है। उसकी बात सुनकर चिंटू हंस दिया और संदीप से बोला,
तुमको कहे थे कि सुबह बैठ के दंड बैठक मारा करो, टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, मर्दानगी आती है। पर तुम बेटा अनुलोम विलोम के ही लायक हो। कि तभी वहाँ किसी लड़की की मदहोश कर देने वाली आवाज आई। छुप छुप कर क्या देख रहे हो? इतना सुनकर जब लड़कों ने पलट के देखा तो वही भाभी खड़ी थी। तीनों घबरा गए। अचानक भाभी मुस्कुराई और बोल पड़ी, जब हम सामने खड़े हैं तो फोटो क्यों देख रहे हो? हमको ही निहार लो जी भर के। वैसे कुछ और भी करने का मन होता है तुम लोगों का? जहाँ एक तरफ ये सब हो रहा था, वहीं थोड़ी दूर पर अघोरी और भैरवी की जोड़ी ये सब होता हुआ देख रही थी। तभी अघोरी ने चिलम भैरवी को थमाई और काली शक्तियों का मंत्रोच्चार करने लगा। कौन से मंसूबे पूरे करने निकले थे अघोरी और भैरवी? कहाँ थी सोनम? आखिर रमोना अभिमन्यु के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी थी? अभिमन्यु की जिंदगी में और कौन सा नया भूचाल आने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी पॉकेट FM ऐप पर। Subscribe MZ Stories for more amazing stories.